खेमचंद जी, कई कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे लिए नागरिकता का सर्टिफिकेट और बीपीएल का कार्ड बराबर है, हम मोहर लगाएंगे, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। क्या ममता जी करें ना, टीएमसी के दफ्तर से हम नागरिकता जारी कर देंगे, जितने रोहिंग्या है सबको, डोंट वरी। नहीं, केजरीवाल जी कह रहे कि अमानत, क्या बताया था, अमानत को चार्ज दे देंगे वो नागरिकता जारी करने का। क्या एमसीडी के दफ्तर में बैठेगा अमानत तो वहीं से जारी कर देगा नागरिकता। ये तो बड़ा क्योस हो गया भाई। हम तो सोचते थे जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं, गंभीर बात है, वो देश के संविधान को पढ़कर पहुंचते होंगे। नहीं, हमको लग रहा है हम लोग ये ज्यादातर नेता संविधान की फोटो देख के ही समझ लेते होंगे संविधान देख पढ़ लिया। नहीं, क्योंकि जिसको भी संविधान पता है वो जानता है कि देश की नागरिकता किसके पास रहे और किससे छीनी जाए, ये अधिकार राज्यों के पास नहीं है। फिर काहे को एएनआई पे बाइट ठोके पड़े लोग। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। तो भाई अभी चारों मतलब 3 लोगों ने विपक्ष में बात की है, और जैसा आपने सवाल उठाया, सभी को बोलने का भारत में अधिकार है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। किसी के बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। वो कह सकते हैं, अपने लोगों को खुश कर सकते हैं, जिन कट्टरपंथियों को टारगेट कर रहे हैं, जो उनको वोट करते हैं, जो उनके साथी हैं, उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऑनलाइन कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आया हुआ है 2014 से पहले, यहाँ पे दुखी है, पीड़ित है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी होगी और उनको नागरिकता मिलेगी। और ये चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अब अलग अलग बातें कही। अब सैयद मोहम्मद साहब ने एक बात कही कि यहाँ पे 10-12 साल से लोग पहले रह रहे हैं, आप उनको नागरिकता क्यों नहीं देते? अरे भाई, उनको नागरिकता जी प्रॉपर प्रोसीजर अपना समय लेता है, और उस समय में आज भी लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन ये लोग जो दुखी है, पीड़ित हैं, जो यहाँ पे धार्मिक यात्रा के बहाने से आए या किसी और बहाने से आए, इनके पास तो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए तो स्पेशल कानून थी। अब स्पेशल कानून नोटिफाई हो गया है तो इनको नागरिकता मिलेगी। और आपको दिल्ली में मैं याद दिला दूं कि आपके प्रशांत भूषण आपके बड़े नेता रहे, फाउंडर मेंबर रहे, जिन्होंने इनिशियली आपको फंड किया, सब कुछ दिया। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था भाई नंबर 1 में। हाँ, प्रशांत भूषण जी ने बोला था कि इनको डिपोर्ट मत करो। और आप लोग दिल्ली में 10,000 रुपए फ्री में बिजली, फ्री में पानी आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देते हैं। आप उनके खिलाफ नहीं बोलते। आप ये नहीं कहते कि दिल्ली से सारे बांग्लादेशियों को बाहर करो, दिल्ली से सारे रोहिंग्या को बाहर करो, ये दिल्ली को खराब कर रहे हैं, दिल्ली में चोरी कर रहे हो। बल्कि ये सच्चाई है, दिल्ली में दिल्ली चोरी होती है, अफवाही डकैती होती है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की वजह से होती है। सुन लो सैयद मोहम्मद साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अभी केवल खेमचंद जी की बात भाई, अभी नहीं मोहम्मद जी मैं और रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ना किसी नेता ने कहा, ना किसी सरकार ने कहा, आम आदमी पार्टी विशेष प्रोविजन दिलाती है। आपके दिल में होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बताएंगे। हमने हमेशा यही कहा कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे। अरे सुन लो पहले, आप हिंदू और सिख विरोधी हो। आप नहीं चाहते कि यहाँ पे दुखी पीड़ित बौद्ध आए, आप नहीं चाहते यहाँ पे दुखी पीड़ित क्रिश्चियन और पारसी यहाँ पे आए। उनके लिए कहाँ जाएंगे? आप एक बात बताओ, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई, वहाँ तालिबान आया और जो हमारे सिख और हिंदू भाई बहनों को इवैक्यूएट किया गया, कहाँ ले जाते उनको? कौन सा देश उनको एक्सेप्ट करता? गुरु ग्रंथ साहब को लेके जिस तरीके से भारत सरकार आई, कहाँ जाते हैं वो? वहाँ जला दिया जाता है, हमारे लोगों को मार दिया जाता है। और उसी अफगानिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रहते थे कुछ साल पहले तक। अब वहाँ पे हजारों में भी नहीं है, अब तो सैकड़ों में भी नहीं है। कौन सी जगह? सिर्फ भारत ही तो है उनके लिए। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको यहाँ पे करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी 1971 में बसा लिए गए, उनको वापस नहीं किया गया। आज भी यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे ऐसे रोहिंग्या को बसाया गया है और आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। और आपको कुछ हिंदू यदि वहाँ से आते हैं, सिख वहाँ से आते हैं, बौद्ध वहाँ से आते हैं, तो दिक्कत होता है। हम भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, समस्त भारतीय खुश है। कुछ लोग, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता, बाकी सब लोग खुश हैं और मानते हैं ये हमारी कमिटमेंट है, हमारी ड्यूटी है। या मैं एहसान नहीं कर, हमारी ड्यूटी है। पाकिस्तान के समय हमारी कमिटमेंट थी कि अगर आप पाकिस्तान में रह के, बांग्लादेश में रह के खुश नहीं है, उस समय का जो बांग्लादेश पाकिस्तान था,
खुश नहीं है, वहाँ पे दुखी है, पीड़ित है, आपको सताया जा रहा है, तो आप भारत आए, ये आपका हक है, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो वो अधिकार जो हमें देना चाहिए था, जो आप लोगों ने नहीं दिया, वो देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और धिक्कार है आप लोगों पे जो उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि आप जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो क्रिमिनल है, पर्टिकुलरली हिंदुओं से क्रिमिनल है। अरे यहाँ पे लाखों की संख्या में जो माइग्रेंट आए थे उनका क्रिमिनल है। अरे उन्होंने दिल्ली को बचा, देखो कि दिल्ली की प्रोग्रेस में यहाँ पे जो हिंदू और सिख माइग्रेशन का कितना योगदान है, आप उन सबको गाली दे रहे हो, वैसे निंदा करता हूँ जी। ठीक बात खेमचंद जी। अरविंद सिंह जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो तो अलग बात है कि पंजाब में जब केजरीवाल जी की बात पहुंचेगी कि जितने भी आएंगे वो सब गुंडे होंगे, चोर होंगे, डकैत होंगे, गिरहकट होंगे और भारत में लूटपाट मचा देंगे, तो पंजाब में उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तो बेचारा भगवंत मान झेलेगा क्या जी, क्योंकि फिर तो सरदार ढूंढेंगे भगवंत मान को कि तुम सिख किधर हो जी, आओ। लेकिन एक बेसिक प्रश्न, मैं तो बड़ा सरल भाषा में बात करना चाहता हूं। एक युवा चला गया अपने गांव से बाहर, मुंबई चला गया, ठीक, कोई संपर्क नहीं रहा। मुंबई में उसके साथ कुछ ऐसा घटा जिससे उसको अपने घर की याद आई, उसको लगा कि नहीं मैं अपने गांव चलूं, और वो गांव आए और अपने घर की कुंडी खटखटाए, तो क्या उसको भगा देना चाहिए? क्या उसके लिए कुंडी नहीं खोलनी चाहिए? यही एग्जैक्टली भारत कर रहा है। इसकी तुलना रोहिंग्या से कैसे हो सकती है? इसकी तुलना ढाटा बांध के आने वाले घुसपैठियों से कैसे हो सकती है? इसका मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सब खुश थे। लेकिन एक समुदाय विशेष के लोग, और मैं नाम लेकर कहूंगा इस्लाम मानने वाले लोग, उनका मानना था कि भारत में हिंदुओं के साथ या भारत के शेष जनता के साथ हम नहीं रह सकते। आप क्या बात, शेष जनता के साथ हम नहीं रह सकते। उन्होंने इस्लाम के आधार पे एक देश ले लिया। लेकिन भारत की जो शेष जनता थी, जो पाकिस्तान में फंस गई, इस समय जो बांग्लादेश है उस भूभाग में फंसी, वो रातों रात अभारतीय हो गई, विदेशी हो गई। आप कल्पना करिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी वहां होते, या दूसरे कोई वहां पर होते, या मैं होता, या आप होते, और अचानक लीडरशिप की गलत नीतियों के कारण आज हम हिंदुस्तानी हैं और कल सुबह उठ रहे हैं तो पता चले हम भारतीय नहीं रह गए, तो इसमें भाई हमारा क्या दोष है? अपनी ही मातृभूमि से हमें काट दिया गया। हमारी मातृभूमि थी, उनको अधिकार है। इसलिए यहाँ कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं ने महसूस किया, और आपने 4 नेताओं का नाम लिया, वो चाहे बाबा साहब हो या पटेल हो या राजेंद्र बाबू हो, सबने कहा कि जब भी अल्पसंख्यकों खुद गांधी जी, जो गांधी जी ने कहा कि कोई दिक्कत होगी तो भारत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, वो कभी भी भारत आएंगे तो उनका भारत में स्वागत होगा। आज उनके साथ आप बताइए, विभाजन के बाद 20% हिंदुओं की और बाकी अल्पसंख्यकों को मिला दें तो संख्या होती थी, आज 1.5% रह गए हैं। तो 18.5% जो अल्पसंख्यक थे वो क्या हुए? आसमान उनको खा गया, जमीन निगल गई। क्या हुआ? कितना अत्याचार हुआ होगा? भुवन भास्कर जी, आपका परिवार होता, आपकी माँ बेटियां होती, आपके पिताजी होते, मेरा परिवार होता, तो हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरता? वो पहले भी भारतीय थे, उनको अभारतीय शरारतपूर्ण तरीके से और गलत नीतियों के नाते किया गया। आज जो परिवार भारत में रह रहा है, और और बुलाने की कोई बात नहीं है, 2014 के पहले जो रह रहा है, 47 के बाद, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। सबको बड़े मन से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल वोट बैंक के लिए और मुस्लिम वोट पाने के लिए राजनीतिक वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। ठीक, जोशी जी, एक मिनट, आप ही से पास आता हूं। एक बड़ा मौलिक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल कहीं चर्चे में नहीं आ रहा क्या, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है नेताओं को भी इससे थोड़ा एक नई दृष्टि मिलेगी समस्या सोचने के लिए। विभाजन से कुछ समय पहले देश में चुनाव हुआ। उस चुनाव में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की गई। आज जैसा रिजर्वेशन नहीं था, ताकि सब आप लोग समझ लो, जो नौजवान लोग हैं, खेमचंद जी आप भी, कि केवल व्यक्ति मुसलमान खड़ा होगा, ऐसा नहीं, मुसलमान ही खड़ा होगा, वोट भी मुसलमान ही देगा, ये व्यवस्था थी उस वक्त। ताकि साहब समझ गए? खेमचंद जी आप भी। अरे रुको भाई मुन्ना खान, पहले समझा तो करो। आप तो पाकिस्तान में कह रहे बांग्लादेश नहीं लिखा था, आजादी के समय की व्यवस्था बात हो रही तब बांग्लादेश था। आप तो और ज्यादा अभी चीजों को समझो। खैर 71 में बांग्लादेश पैदा हुआ, खैर छोड़िए, उसका नार 71 में कटा। अब आजादी के समय के विभाजन के समय पूछ रहे बांग्लादेश का तो नाम नहीं लिया।
अरे तब बांग्लादेश था ही नहीं चाचा। खैर छोड़िए। जोशी जी, जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट, रुक जाइए अभी आवाज नहीं, जोशी जी, जितने मुसलमानों ने जिन्ना को वोट दिया यानी मुस्लिम लीग को वोट दिया, एक विषय पर वोट हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा था जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो हमें वोट दें, ठीक। जब बन गया पाकिस्तान तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था उसमें गए केवल 30-40%, बाकी यहीं रह गए। बाकी बोले हम यहीं रहेंगे। बोले क्या करोगे? बोले भजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं समझा। अगर भाई 4.5 करोड़ मुसलमान था जोशी जी और 72 लाख गया, क्या अब वोट सबने दिया था जिन्ना को, क्यों? इसको सोचना पड़ेगा ना, ऐसा क्या रहा फिर कारण? नहीं सोचना चाहिए। अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब दूंगा जी, लेकिन अभी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए अरविंद सिंह जी ने जी माँ बेटियों की चिंता करी जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संबंधित विचारधारा के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, माँ बेटी की चिंता करते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अगर आप मणिपुर में वहां उनके दर्शन करने के मुझे अच्छे लगते आप, जब हाथरस की दलित की बेटी के में आपने दही नहीं लगा होता, और माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब रेप करने वाले आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और रेप होता है तब आप माँ बेटी की चिंता करते। और मुझे खुशी होती जो कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी की हत्या योगी प्रशासन के द्वारा हुई तब आप माँ बेटी की चिंता करते। तो आपके दर्द, जो देश में माँ बेटियां हैं उनके दर्द को तो आपको चिंता नहीं हो रही, लेकिन जो बाहर लोग हैं उनके आपके दर्द हो रही है। चलो किसी भी है, माँ बेटी है, इस बात से मैं इत्तेफा रखता हूं, लेकिन तब 2 मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारक लोगों के मापदंड है, ये शोभा आपको नहीं देता। पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आज क्या विषय है? रमजान के पवित्र दिन ये लोग इस बिल को लेके आ रहे हैं और इनका साफ एजेंडा जोशी जी, एक मिनट, इसका रमजान से क्या लेने देना, मुसलमान से क्या लेने देना? इस कानून से मुसलमान कहीं प्रभावित ही नहीं है, उसका कोई लेने देना नहीं। रमजान से क्या मतलब इस बात का? मुसलमान ना इससे नफा में है ना नुकसान में है। मुसलमान इससे कहां प्रभावित है, मुझे बताओ ना। अमिताभ जी सुनिए, आप मौका नहीं देंगे तो हम लोग रमजान के दिन नहीं किया है, रमजान से पहले किया है। अब फिर गलत बयान नहीं कर रहे भवन जी, आप पढ़े लिखे क्यों गलत बयान कर रहे हैं? कार्यकर्ता उनको भी मौका दे दे, 30 साल, हालांकि नहीं हम भी नहीं है, थोड़ा हमें भी मौका। ठीक है, बता रहे ना, ठीक। मैंने एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, लंबी बात नहीं, बुनियादी सवाल एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। इस कानून का से मुसलमान ना प्रभावित हो रहा है, ना उसका नुकसान हो रहा है, ना फायदा हो रहा है, वो न्यूट्रल गियर में है। इस कानून से उसका क्या लेना देना? और जब मुसलमान का लेना देना नहीं तो रमजान का क्या लेना देना इससे? जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, अरे मैंने सवाल क्या पूछा, आपके जवाब क्या थे? मैं पूछ रहा हूं इस कानून से मुसलमान कैसे प्रभावित होगा? टेल मी। मैं उसको बता रहा हूँ अमिताभ जी, मौका देंगे तभी तो बता पाऊंगा, मौका भी नहीं देंगे, बताने भी नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका एकमात्र उद्देश्य, अगर 10 साल की इनकी पॉलिटिक्स को देखेंगे, नहीं, आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने दूसरी बात शुरू कर दी ना। सॉरी जोशी जी, आई एम सॉरी, मैं इसीलिए कहता हूँ। नहीं जोशी जी, ठीक है, थैंक यू, रुक जाइए, ठीक है जोशी जी, अब रुकना होगा। ये नेताओं के साथ, ठीक है जोशी जी की आवाज रोक दीजिए। नेताओं के साथ दिक्कत क्या है? ये व्हाट्सएप का बेड़ा गर्क हो। जब से व्हाट्सएप आया उनने बिल्कुल किताब कापी पढ़ने छोड़ दी, बोले व्हाट्सएप से ठेले रहा हूं क्या? मैंने 6 दफे चिरौरी करके पूछा कि मेरा ज्ञान बढ़ाइए, तकी साहब आप बढ़ा दीजिए। जोशी जी ने तो दूसरी बात वो तो तकरीर शुरू कर दी। इस कानून से मुसलमान को मैं मानता हूं ना नफा है ना नुकसान है, उसका इस कानून से वास्ता नहीं। ठीक, ये वैसे मामला है जैसे विकलांग लोगों के लिए कानून है, तो जिसके हाथ पर दुरुस्त है वो कहिए मेरे खिलाफ है। अरे आपसे तो क्या लेना देना यार, आप अलग हटो। इसका मुसलमान से क्या मसला रमजान से और ईद से? इस कानून में मुसलमान ना दाएं में है ना बाएं में है।
देखिए, रमजान में तो भगवान राम का नाम आता है और भगवान राम की जान। अरे मैंने क्या पूछा, आप भी कहानी शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूं मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाइए। सीएए कानून का मुसलमान से क्या लेना देना, जो आप लोग कह रहे हो मुसलमानों के खिलाफ है। रमजान में भगवान राम है और भगवान राम की जान है, लेकिन ये कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अपमान है। कैसे? आर्टिकल 14 धर्म के आधार के ऊपर किसी को साथ भेदभाव नहीं करता। आप कह रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं जो धर्म के हिंदू, आपके पास अगर कोई हो सकता है कोई जूस बाहर बैठता हो, जूस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप? हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसका वो धर्मी ना हो, जो पाकिस्तान में उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप? बहुत से इसके अंदर डेफिनेशन है, बहुत सी इसके अंदर बारीकियां हैं जिसको बीजेपी ने बिल्कुल उसके अच्छा उसके बाद में रोहिंग्याओं को लड्डू खिलाना शुरू कर दोगे? गजब कर रहे हो। जो लोग बीच में हैं, जो लोग नहीं है, उनको क्या करेंगे आप? तो आप मुझे गलत किए। दूसरी बात, ठीक मुन्ना खान, ठीक है भैया, ठीक। एक मिनट जी तकी साहब, आप कह रहे लोगों को ज्ञान नहीं संविधान का, क्या बीजेपी के लोगों को और संघ के लोगों को और मोदी मीडिया उसको ज्ञान है पूरा संविधान का? भारत एक संयुक्त राज्य है, सब राज्य सारे राज्यों को विलय करके भारत देश बना है, सबके साथ शर्तों पर बनाया गया है। और जो बेस में आदमी है, कौन परमिट करेगा? क्या समझते हैं कौन परमिट करता है? सभासद करता है, वहां का लोकल आदमी करता है, परमिट करता है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री नहीं साइन करता है आपकी नागरिकता के ऊपर। नागरिकता पर साइन करने का अधिकार वहां के सभासद को है, वहां के लोकल अधिकारी को। मैं तो कह रहा हूं आम आदमी पार्टी को है, कोई बहस काय को। आप खुश रहो, मैं तो कह दूंगा आम आदमी पार्टी के जो भी यूथ विंग के लोग हैं वो नागरिक। लेकिन अभी रुकना होगा तकी जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे रुक जाओ, मैं फिर बता दूं। अरे रुको भाई, अरविंद केजरीवाल ना बनो महाराज, रुक जाओ। करेगा, लोग थाना करेगा, प्रधानमंत्री करने नहीं आएगा, गृह मंत्री करने नहीं आएगा। ये वैसी ही थिथरई है, मैं बहुत विनम्रता से कह दूं, ये वैसी ही थिथरई है जैसे कल कोई मनवड़ मुख्यमंत्री ये कहने पे आमादा हो जाए कि मैं, सुनो जी मेरी तबीयत मचल रही है, तो बोले अब क्या करोगे? बोले मैं अपना पासपोर्ट जारी करूंगा। क्या वैसी थिथरई है? पासपोर्ट जारी गजब कर रहे हो यार। फिर कहोगे पासपोर्ट में वेरिफिकेशन तो सिपाही करेगा, राष्ट्रपति तो नहीं करेगा, लेकिन कानून राष्ट्र संसद बनाएगी, ये समझ लीजिए।